अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरअसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 98। मैंने अयूब के दरवाजे पर जा दस्तक दी। मैं घोड़े से उतर आया था। दूसरी दस्तक पर अयूब ने दरवाज़ा खोला। कौन? तुम्हारा पुराना यार, मैंने कहा और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और मैं उसके साथ बगलगीर हो गया। ओए तुम सिकंदर हो? उसने मुझसे अलग होकर दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखे और इश्तियाक से बोला, तुम किधर आ टपके यार, ठहरो मैं बैठक खोलता हूँ। वो अंदर जाने लगा। अयूब भाई, मैंने उसे रोक लिया। ये मेरी एक्टिंग थी। मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ, यहाँ से गुजरना था, लेकिन तुम्हें सलाम किए बगैर मैं आगे कैसे चला जाता। तुम्हें देख लिया है, दिल खुश हो गया। मुझे मालूम था वो मुझे जाने नहीं देगा। बकवास बंद कर, अयूब ने दोस्ताना बेतकल्फी से कहा। तूने कौन सी ड्यूटी पर जाना है? मैं भला तुझे जाने दूंगा। अंदर जाकर उसने बैठक का दरवाज़ा खोला। फिर वो मेरे घोड़े को अंदर ले गया। उसने बताया कि घर में एक भैंस है और वो घोड़े को खुरली पर बांध आया। पहले ये बताओ, उसने बैठक में आते ही कहा, खाना खाओगे, दूध पियोगे? भाइयों की तरह बता दो। दूध पी लूँगा, मैंने कहा। वो अंदर गया और गर्म दूध एक बड़े प्याले में ले आया। मेरी माँ की आंख खुल गई है। उसने कहा, पूछती है कि कौन आया है, मैंने तुम्हारा नहीं बताया। हमें मिले बहुत अरसा गुजर गया था। हमने बहुत सी बातें कहनी और सुननी थी, लेकिन मैं बहुत जल्दी अपने मतलब की बात पर आने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझ पर एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। कहाँ कहाँ रहे, कैसी गुजरी, नवाबजादा कहाँ है, कहाँ से आ रहे हो, घोड़ा कहाँ से लाए हो, कहाँ जा रहे हो, शहनाज की सुनाओ, वगैरह वगैरह। मैं उसे ऊटपटांग और इंतहाई मुख्तसर जवाब देता रहा। जाने दो इन बातों को अयूब भाई, मैंने कहा। कहो अजरा के साथ कैसी गुजर रही है? यकीनन अच्छी गुजर रही होगी। उसे भी ना बताना कि मैं आया हूँ। कहाँ है अजरा? उसने कहा। वो मेरे घर में तो नहीं, अपने घर गई हुई है। नहीं सिकंदर, उसने कहा, वो ना मेरे घर में है ना अपने घर में है। फिर कहाँ है? मैंने पूछा। कब्रिस्तान में। मेरी उसके साथ शादी नहीं हुई थी, अयूब ने कहा। फिर किसके साथ हुई? जिसके पीछे वो घर से भाग गई है, अयूब ने जवाब दिया। क्या कह रहे हो अयूब भाई? मैंने हैरत ज़दगी की एक्टिंग करते हुए कहा। ज़रा साफ बात करो। अजरा किसी के भाग जाने वाली लड़की नहीं थी। मैं तो समझता था कि अब तक अजरा और तुम दो बच्चों के माँ बाप बन चुके होगे। पहले तो उसकी माँ नहीं मानती थी। उसने कहा, मैंने उन्हें तुम्हारा पैगाम दिया था कि तुम अब कभी नहीं आओगे और अजरा की शादी अयूब के साथ कर दो। मेरी माँ भी उनके घर जाती रही है। दूसरों से पता चला कि अजरा की माँ कहती है कि अयूब जेल काट कर आया है और निकम्मा फिरता रहता है। मैंने उस औरत को खिलाना पिलाना शुरू कर दिया। एक औरत ने बताया था कि ये उसकी कमज़ोरी है और मैंने उसे पूरे 1 साल पैसे और तोहफे दिए। वो राज़ी हो गई, लेकिन अजरा के वालिद साहब नहीं मान रहे थे। मैंने बहुत चक्कर चलाए, उस्तादी नुस्खे भी इस्तेमाल किए, मगर उसने भी वही नुक्स निकाले जो अजरा की माँ निकाला करती थी। वो तो तुम्हारी खाला की भी नहीं मानता था। तुम इस दौरान अजरा से नहीं मिले थे? मिला था यार, अयूब ने जवाब दिया। वो तो मेरे साथ बात ही नहीं करती थी। मैं उसे कहता था कि सिकंदर मुझे कह गया है कि अजरा के साथ शादी कर लेना। वो कुछ भी नहीं कहती थी। एक बार उसने कहा कि सिकंदर आ जाएगा, वो कहेगा कुएं में कूद जाओ, तो मैं कुएं में भी कूद जाऊंगी। किसी और से शादी कर लेते। मैं अजरा को ही चाहता था, अयूब ने कहा। मैंने उनका पीछा ना छोड़ा, मैं जासूसी भी करता रहा। तुम्हारी खाला अपनी बेटी को कहीं और देना चाहती थी। तुम खुद सोचो कि इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता कौन छोड़ देता? रिश्ता मांगने वालों की कतार लग जाती, लेकिन तुम्हारे फरार ने और पुलिस ने उस घर को बदनाम करके रख दिया। जब थानेदार ने उनके घर आना और थाने बुलाना छोड़ दिया, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अजरा रिश्वत के तौर पर थानेदार के पास जाती रही है। मैं जानता था कि ये बिल्कुल झूठ है। लोग भी देख रहे थे कि तुम पकड़े गए हो, इसलिए पुलिस अब तुम्हारे खालू के घर नहीं आती। लेकिन लोगों की जुबान कौन बंद कर सकता है?
इसी तरह इतना ज़्यादा अरसा गुजर गया। अजरा की माँ किसी न किसी औरत की ज़ुबानी उन लड़कों के माँ बाप को जो अजरा के ख्वाहिशमंद थे पैगाम भेजती रही, मगर कोरा जवाब मिलता रहा। जब अजरा की माँ ने देखा कि उसकी बेटी को कोई भी कबूल नहीं कर रहा तो उसने मेरी तरफ देखना शुरू किया और फिर तुम्हारा खालू भी मान गया। उन लोगों ने मुझे कितने साल इंतज़ार कराया कि शादी की तारीख आज से 4 महीने पहले मुकर्रर हुई, फिर शादी क्यों ना हुई। शादी की तारीख में कुछ दिन बाकी थे कि एक सुबह पता चला अजरा घर से गायब है। अयूब ने जवाब दिया। मैं ना माना और मैंने तुम्हारे खालू और खाला से कहा कि तुम लोगों ने खुद अजरा को गायब कर दिया है। वो दोनों कस्में खाते और रोते रहे। मैंने उन्हें कहा कि चलो थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन तुम्हारा खालू कहने लगा कि लड़की बालिग है, वो खुद गई है। अगर हमने रिपोर्ट की और पुलिस ने लड़की का सुराग लगा लिया तो लड़की कोर्ट में जाकर बयान हल्फिया दे देगी कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से घर से निकली है। इससे हमारी मजीद बेइज्जती होगी। तुम सब इंस्पेक्टर रह चुके हो अयूब भाई, मैंने कहा। तुमने देखा नहीं अजरा खुद गई है या उठाई गई है? अजरा ऐसी तो नहीं थी, वो तो खामोश सी लड़की थी। मैं भी उसे खामोश और सीधी लड़की समझता था, अयूब ने कहा, और मेरा शक यही था कि वो उठाई गई है। लेकिन उसके माँ बाप कहते थे कि रात को कोई उसे उठाने आता तो क्या घर के किसी एक फर्द की भी आंख ना खुलती। मैंने थानेदार के साथ बात की थी। वो कहता था कि लड़की के वारस रिपोर्ट नहीं लिखवाते तो तुम क्यों परेशान होते हो। मैं हैरान हूँ कि मेरे खालू ने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की कि अपनी बेटी की गुमशुदगी की पुलिस को इत्तला ना दी, मैंने कहा। मेरे दिल में एक शक ये आता था कि तुम्हारे खालू और खाला ने दर पर्दा अपनी बेटी का निकाह किसी के साथ करके उस रात उसको रुखसत कर दिया है, अयूब ने कहा। और दूसरा शक ये है कि वो अगवा हुई है, लेकिन अब 4 महीनों के बाद उसका सुराग मिल गया है। मैं उसे देख आया हूँ, उसे अपनी आंखों से देखा है। कहाँ? उसने तजम्मुल और मुनव्वर के गांव का नाम लिया और कहने लगा, तुम उसे नहीं जानते होगे, इंस्पेक्टर फजल हुसैन। हम दोनों कुछ अरसा इकट्ठे रहे थे। अजरा उसके घर है और उसे ले जाने वाला उसका छोटा भाई है। उसने अजरा के साथ शादी कर ली है। वहाँ लड़की किस तरह जा पहुँची, मैंने पूछा और कहा, मैं इंस्पेक्टर फजल हुसैन को तो नहीं जानता। ये जानता हूँ कि वो अपने इलाके का बहुत बड़ा जिम्मेदार है और उस इलाके पर उसके भाइयों की हुकूमत है। मैं साथ वाले गांव में 2 दिन रहा था। हाँ यार, अब याद आया, मुझे एक आदमी इंस्पेक्टर फजल हुसैन की जिम्मेदारी और उसके भाइयों के रोब-दाब की बातें सुना तो रहा था, और उसने ये भी कहा था कि फजल हुसैन का छोटा भाई शहर से एक लड़की निकाल लाया है और उसके साथ उसने शादी कर ली है। वो लड़की अजरा होगी। तुम्हें अब किस तरह पता चला है? यहाँ एक औरत है, अयूब ने कहा। जवानी में उसने बड़े गुल खिलाए थे, जवानी ढल गई तो उसने चक्कर चलाने शुरू कर दिए। मेरे साथ उसकी अच्छी बातचीत है, अक्सर मिलती मिलाती रहती है। वो देख रही थी कि मैं अजरा के लापता होने पर कितना परेशान और उदास रहता हूँ। 8-9 दिन गुजरे। उस औरत ने एक घर से कुछ पैसे और एक सूट का कपड़ा चोरी कर लिया। घर वालों ने उसी पर शक किया था। उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी और शक उस पर लिखवाया। उसे थाने बुलवाया गया तो मेरे पास दौड़ी आई कि मैं थानेदार से उसकी सिफारिश करूं। उसका रोना देखकर मेरा दिल मोम हो गया। मैं थाने चला गया। यहाँ सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद SHO हैं और मैंने उसे दोस्त बनाया हुआ है। वैसे भी वो अच्छा आदमी है। मैंने उसे कहा कि ये गरीब औरत है, इसका ख्याल रखना। अनवर अली ने कहा कि इसने चोरी की है तो अकबाली हो जाए और माल वापस कर दे। ये औरत इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसने मुझे कहा कि पुलिस से बचा लो तो मैं तुम्हें राज की एक बात बताऊंगी। मैंने उसे इस तरह छुड़ाया कि उसने चोरी का माल दिया और मैं इंस्पेक्टर अनवर अली से कहकर उसे छुड़वा लिया और फिर उसने राज की एक बात बताई। हाँ सिकंदर, अयूब ने कहा। उसने राज की ऐसी बात बताई कि मेरे सारे शक साफ कर दिए। अजरा को उसी औरत ने घर से निकाला और इंस्पेक्टर फजल हुसैन के छोटे भाई के साथ भेजा था। उस आदमी का नाम मुनव्वर अली है। उस औरत ने मुनव्वर और अजरा की मुलाकात कराई थी। बहुत तेज और गहरे दिमाग की औरत है।
तुम अपने आप को बड़ा होशियार और अक्लमंद समझते होगे। उस औरत के हाथ साथ तुम्हारा वास्ता पड़े तो तुम्हें इस तरह नचा दे जिस तरह बंदर डुगडुगी पर नाचता है। ये मैं अजरा की जुबानी सुना चुका था कि उस औरत ने उसका राब्ता मुनव्वर के साथ किस तरह कराया था और किस तरह वो घर से निकली और मुनव्वर के साथ गई थी। बिल्कुल यही बात उस औरत ने अयूब को सुनाई। इस तरह मुझे ये पता चल गया कि अजरा अपनी मर्जी से गई है, अयूब ने कहा, और ये भी पता चल गया कि वो कहाँ है। मैं उसे ज़हन और दिल से उतारने की कोशिश कर रहा था। 4 महीने गुजर चुके थे, लेकिन मेरे दिल में गुस्सा मौजूद रहा। ये मेरी बेइज्जती की गई थी। जब मुझे पता चला कि अजरा अपनी मर्जी से गई है तो गुस्सा जाग उठा। मैं इस तरह महसूस करने लगा जैसे मुनव्वर ने मुझे धोखा दिया है और वो अजरा को मुझसे छीन कर ले गया है। इससे ज्यादा गुस्सा मुझे अजरा पर आया। वो तो यूं समझो कि मेरे मुंह पर थूक कर चली गई है। वो तो गई, मैंने कहा, उसकी शादी भी हो गई। अब क्यों अपना खून जलाते हो, भूल जाओ। यार तुम बुरा ना मानना सिकंदर, अयूब ने कहा। अजरा तुम्हारी खालाजाद बहन है, लेकिन उसने जो हरकत की है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने इतना भी ना सोचा कि मैं कितनी लंबी मुद्दत उसका इंतजार किया है। मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला तो जरूर लूंगा। कैसे, मैंने पूछा। मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हें एक बद अखलाक औरत ने बताया है कि अजरा फलां जगह है। हो सकता है कि वो वहां ना हो। ये औरत झूठ भी तो बोल सकती है। अजरा वही है, अयूब ने कहा। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं उसे परसों देख कर आया हूं। कहां, मैंने अनजान बनकर पूछा। क्या तुम वहां गए थे जहां अजरा है, फजल हुसैन के गांव में? मैं देहातियों की तरह खद्दर का लंबा सा कुर्ता और खद्दर की चादर बांधकर और सर पर मलमल की मैली सी पगड़ी लपेट कर वहां गया था, अयूब ने कहा। मैं उनकी जमीनों से जरा दूर घूमता फिरता रहा और किसी से पूछ नहीं सकता था। शाम के वक्त अजरा को बाग की तरफ जाते देखा। मैं बाड़ के पास चला गया और उसे करीब से देखा। उसने तुम्हें नहीं देखा होगा, मैंने कहा। शायद, उसने कहा, और उसने मेरी तरफ देखा तो था। मेरा ख्याल है उसने मुझे पहचाना नहीं होगा। करोगे क्या, मैंने पूछा। क्या अजरा को या मुनव्वर को कत्ल करोगे, दूर से गोली मारोगे? मैं अजरा को उठाने की कोशिश करूंगा, उसने कहा, लेकिन मुनव्वर कहीं मिल गया तो पहले उसे उठाऊंगा। हो सकता है उसे कत्ल कर दूं। वो जब ये बात कर रहा था तो साफ पता चल रहा था कि वो ज़हनी तौर पर सही नहीं। वो गुस्से और इंतकाम से पागल हुआ जा रहा था और उसकी ज़हनी कैफियत में अक्ल काम नहीं किया करती। होश में आओ अयूब भाई, मैंने कहा। तुम अकेले हो और वो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। उनके पास नौकर होंगे, मज़ारे होंगे, और ऐसे जिम्मेदारों ने जुराम पेशा बदमाशों को पाला होता है। मैंने तुम्हें बताया है कि मैंने उस खानदान के मतलब बहुत कुछ सुना है। ये भी ख्याल रखो कि तुम सजा याफ्ता हो। अगर पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा ना, उसने कहा, और मैं मरने के लिए तैयार हूं सिकंदर। यूं समझो कि अजरा अब मुनव्वर की बीवी नहीं रही। तुम ये भूल रहे हो कि अजरा मेरी भी कुछ लगती है, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अजरा पर कोई ओछा वार कर बैठो और मैं इंतकाम लेने आ पहुंचूं। ये तो तुम जानते हो कि मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। ओह, उसने फौरन लहजा बदल लिया। माफ कर देना सिकंदर यार, मैं वाकई भूल गया था कि अजरा तुम्हारा खून है। मुझे सिर्फ अजरा का नहीं, तुम्हारा भी इतना ही दर्द है, मैंने कहा। हराम मौत मारे जाओगे। तुम सब इंस्पेक्टर रह चुके हो। ठंडे दिल से सोचो, क्या तुम इतना बड़ा जुर्म कर सकोगे? किस तरह करोगे? ठंडे हो जाओ और शादी कर लो, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो रही है। वो जरा सा ठंडा हुआ तो मैंने अपना लेक्चर देना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि यही था कि उसे बातों में ठंडा कर दूं, और मैंने उसे इंस्पेक्टर फजल हुसैन के खानदान से डराया, कुछ नसीहतें की और बहुत कुछ कह सुनकर उसे कायल कर लिया कि वो इस इंतकामी कार्रवाई से बाज आ जाए। तुमने मुझ पर एक एहसान किया था अयूब भाई, मैंने कहा। तुमने एक रात मुझे देखा था, जिस रात मैं यहाँ हिंदू थानेदार को डराने आया था, और तुमने मुझे जाने दिया था। तुमने दोस्ती का हक अदा किया था। तुमने मुझ पर एक एहसान किया था अयूब भाई, मैंने कहा। तुमने एक रात मुझे देखा था, जिस रात मैं यहाँ हिंदू थानेदार को डराने आया था, और तुमने मुझे जाने दिया था।
तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया था, अब मैं दोस्ती का हक अदा कर रहा हूँ। तुमने जो कार्रवाई सोची थी अगर मुझे ठीक लगती तो खुदा की कसम मैं तुम्हारा साथ देता। ये तो अच्छा हुआ है कि मैं इधर से गुजरते हुए तुम्हें मिलने आ गया और तुमने मेरे साथ ये बात कर दी, वरना तुम गुस्से में बेवकूफ़ों वाली कार्रवाई कर बैठते। हाँ सिकंदर, उसने आह भरकर कहा, ये अच्छा ही हुआ है कि तुम आ गए और तुमने मुझे ठंडा कर दिया। अब कहाँ जाओगे? मैंने वैसे ही उसे एक जगह बता दी और कहा, मेरे दो दोस्त वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और कल रात वहाँ से कहीं और चले जाएंगे, बहुत देर हो गई है। मैंने उठते हुए कहा, लेकिन तुम्हें मिले बगैर मैं आगे नहीं जा सकता था। वो मेरे साथ लिपट गया और बहुत ही प्यार से उसने मुझे अपने साथ लगाए रखा और फिर वो घोड़ा बाहर ले आया और मैं सवार होकर चल पड़ा। मैं जब फजल हुसैन के खेतों में दाखिल हुआ, उस गांव के मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ उभरी। हर सू खामोशी छाई हुई थी। आसमान पर सितारे अभी टिमटिमा रहे थे, फिजा खामोश थी। हवा की हल्की हल्की सांसां दिल को अच्छी लगी थी और उसके साथ अजान के अल्फाज का तकद्दुस और मुअज्जिन की आवाज़ का सोज रूहों पर वजद तारी कर रहा था। मैंने घोड़ा रोक लिया। मुझे ऐसे लगा जैसा घोड़ा खुद ही रुक गया हो और मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैं मुअज्जिन की खुशलहानी की लहरों पर उड़ा जा रहा हूँ। अजान तो मैंने हज़ारों बार सुनी थी, लेकिन उस रोज़ की अजान में कोई ऐसा तासुर था कि मुझ पर कोई और ही कैफियत तारी हो गई। ये नशे की सी कैफियत थी और मैं उस नशे से पहली बार आशना हुआ था। तिलस्माती सा एक तासुर था जो मेरी रगों में सरायत करता जा रहा था और मैं साफ तौर पर महसूस कर रहा था कि नरमो गुदाज हाथ मेरी दुखी और अलील रूह को सहला रहा था। मुझ पर रिक्कत सी तारी होने लगी और उसके साथ ही ये एहसास बेदार होने लगा कि मैं अल्लाह की ज़ात के आगे शर्मसार नहीं और मैं अपना सामना करके भी शर्मिंदा नहीं होता। मेरे ज़मीर पर किसी घनौने जुर्म का बोझ नहीं था। अगर मैं गुनहगार होता तो अजान से मैं यूं रूहानी लुत्फ़ो करार हासिल ना कर सकता और मुझ में इतनी अखलाकी जुर्रत भी ना होती। मैंने अजान ख़त्म होने तक घोड़े को वहीं रोके रखा। अजान ख़त्म हुई तो घोड़ा जैसे अपने आप ही चल पड़ा हो और मैं अपने आप में अनोखी सी कुव्वत महसूस कर रहा था। मुझ पर खुद फरामोशी सी तारी थी। आ गए सिकंदर, तजम्मुल की आवाज़ ने तिरसम को तोड़ दिया। हम तो रात सोए ही नहीं। कभी मैं बाहर निकल कर देखता, कभी मुनव्वर बाहर निकलता। बहुत फिक्र था तुम्हारा। मैं घोड़े से उतरा, मुनव्वर भी बाहर आ गया। सुबह का धुंधलका अभी गहरा था। हम अंदर जा बैठे। वो अयूब ही था, मैंने उसे बताया और उसे अब पता चला है कि अज़रा यहाँ है। वो खुद देखने आया था ताकि उसे यकीन हो जाए कि अज़रा यहाँ है। बड़ा उस्ताद मालूम होता है, तजम्मुल ने कहा। उसका यहाँ कोई जासूस होगा। वो ऐसे वक्त बाग के करीब आया जब अज़रा बाग में थी। कोई उस्तादी नहीं तजम्मुल भाई, मैंने कहा। वो सारा दिन यहाँ घूमता फिरता रहा। दूर से उसने अज़रा जैसी एक औरत को बाग की तरफ जाते देखा। वो बाग के करीब जाकर बाड़ के पीछे छुप गया। ये महज इत्तेफाक था कि अज़रा उसे नजर आ गई। उसका इरादा क्या है? मुनव्वर ने पूछा। बेवकूफ़ आदमी है, मैंने जवाब दिया। पहाड़ के साथ टक्कर लेना चाहता था। मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर आया हूँ, अब वो कुछ नहीं करेगा। तुमने उसे बताया होगा कि तुम यहीं रहते हो, अज़रा ने कहा। नहीं, मैंने जवाब दिया। मैंने उसे नहीं बताया कि अयूब के साथ मेरी क्या बातें हुई हैं और मैंने उस पर यह ज़ाहिर किया है कि मैं इधर से गुजर रहा था और उसे मिलने आ गया हूँ। और मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि अयूब कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा और मैं इसलिए भी मुतमिन था कि वो इतने बड़े जिम्मेदारों के ख़ानदान से टक्कर लेने की जुर्रत नहीं करेगा। वो अकेला आदमी था, वो इतनी बड़ी जुर्रत कर ही नहीं सकता था। 3 दिन गुजर गए। दिन का पिछला पहर था जब मैंने अज़रा को बाग की तरफ जाते देखा। उसे बाग बहुत अच्छा लगता था। वो तजम्मुल की बीवी के साथ भी बाग में जाया करती थी
और अकेली भी। उस रोज वो अकेली गई। सूरज गरूब हो गया, वो ना आई। मुनव्वर मेरे पास आया। सिकंदर भाई, मुनव्वर ने कहा, मैं अजरा से कहता हूं कि बाग में अब अकेली ना जाया करो, लेकिन वो बाज नहीं आई। बड़ी देर से गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। रात हो गई है। पहले कभी शाम के बाद भी वो बाग में गई या वहां रुकी रही थी? मैंने पूछा। नहीं, मुनव्वर ने जवाब दिया, ऐसा तो उसने कभी नहीं किया था। ये छठी हिस्स थी या एक ही खून की वजह से मेरा दिल घबराने लगा और मुझे महसूस होने लगा कि कोई गड़बड़ है और अजरा खैरियत से नहीं। मैं बेचैनी महसूस कर रहा था। वापस आए तो उसे तुम कुछ समझाओ सिकंदर, मुनव्वर ने कहा। मेरी तो वो सुनती ही नहीं। चलो बाग में चलकर देखते हैं वहां क्या कर रही है, मैंने कहा। मैं और मुनव्वर बाग की तरफ चल पड़े। बाग घर से निसफ मील से कुछ ज्यादा दूर था। घर और बाग के दरमियान खेत थे। बाग में काम करने वाला मज़ारा अपने कुंबे के साथ बाग में ही एक कच्चे मकान में रहता था। बाग में जाकर उस मज़ारे और उसके घर वालों से पूछा कि अजरा बीबी कहाँ है। छोटी बीबी, मज़ारा की बीवी ने हैरान होकर पूछा, वो घर नहीं गई? सूरज ढलने वाला था जब वो उधर चली गई थी और फिर वो इधर नहीं आई। हम तो कहते थे कि बीबी घर चली गई है और पहले वो पींग झूलती रही, फिर टहलते टहलते उधर चली गई थी। उसने बाग की जिस तरफ इशारा किया था वहां माल्टों के दरख्त थे और उनसे आगे इलाका वीरान था। उधर भी झाड़ियों की बहार थी, लेकिन घनी नहीं थी। उसमें से आदमी गुजर सकता था। मैं और मुनव्वर वहां गए। मज़ारे की लालटेन साथ ले गए थे। मैं पुलिस की सरागरसानों की तरह लालटेन की रोशनी में जमीन खोजने में लगा और वहां जमीन कच्ची थी, उधर कोई नहीं जाता था। मैंने अजरा का खुरा देख लिया और हम उसे देखते चले गए। मेरा दिल धक धक कर रहा था, कोई हादसा हो गया था। एक जगह मैं रुक गया और वहां अजरा का खुरा रुक गया था और बड़े साफ निशान बता रहे थे कि इस जगह 2-3 आदमी नाचते कूदते रहे हैं या उन्होंने यहाँ धींगा मुश्ती की है। वहां से दूर खुरे बार की तरफ जा रहे थे। हम बार तक गए और वो बार इतनी कम थी कि उसमें से गुजरा जा सकता था। हम बार से बाहर निकल गए। दोनों खुरे जा रहे थे और मैं उन्हीं खुरों को आते भी देखा। हम उन्हें देखते चले गए। आगे जमीन नशीबी थी और नीचे ही नीचे जा रही थी। एक जगह घोड़े के खुरे देखे और वहां से जमीन पथरीली शुरू हो जाती थी। हम आगे और ना गए। अजरा उठाई गई है, मैंने मुनव्वर से कहा। अयूब वार कर गया है, मुनव्वर ने कहा। मैं उसके घर के बच्चे बच्चे को खत्म करके दम लूंगा। आराम से सोचो मुनव्वर, मैंने कहा। अजरा तुम्हारी बीवी थी, लेकिन मेरा उसके साथ खून का रिश्ता है। कहो, थाने रिपोर्ट लिखवाओगे? मैं कहीं छुप जाऊंगा, क्योंकि थाने इतला दी तो पुलिस आएगी। पुलिस की मदद बुज़दिल लिया करते हैं, मुनव्वर ने कहा। ये काम अयूब का ही है, मैं कानून को अपने हाथ में लूंगा। मेरा दिल नहीं मानता था कि अयूब ने ये दलेराना वारदात कराई है। मैंने मुनव्वर से कहा कि चलो तजम्मुल के साथ बात करते हैं। मुझे अब यह फिक्र पैदा हो गया था कि मुनव्वर भड़का हुआ और सही महीनों में आग बगोला बना हुआ था और फौरी तौर पर अजरा या अयूब तक पहुंचना चाहता था। मुझे वो वापस नहीं आने दे रहा था। मैं उसे कहता था कि तजम्मुल को भी बता दें और सोचें कि क्या करना है, लेकिन मुनव्वर कहता था कि जो खुरे देखे हैं उन पर चलते चलो। मैं जानता था कि फौरी तौर पर कुछ नहीं हो सकेगा और आगे खुरे भी साफ नहीं। फिर मैं शहर जाता हूँ, मुनव्वर ने कहा। रिवाल्वर लेकर जाऊंगा, सीधा अयूब के घर जाऊंगा। तुमने उसे कभी देखा ही नहीं, मैंने कहा। ना तुम उसका घर समझ सकोगे, गुस्से में किसी और को गोली मार आओगे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने साथ लिया और घर लाया। अब अंदाजा कर सकते हैं कि तजम्मुल का रद्द अमल क्या होगा और घर में कैसी फिजा बन गई होगी। गम इतना नहीं था जितना गुस्सा था। उस खानदान पर किसी ने यह पहला वार किया था और वार भी बड़ा ही सख्त किया था। मर्द तो इंतकाम की बातें करते ही थे, उस घर की औरतें भी इंतकाम के सिवा कोई बात नहीं करती थीं। तो जम्मल भाई, मैंने कहा, सबसे पहले थाने रिपोर्ट लिखवाओ।
پھر ہماری غیرت کہاں گئی؟ تجمل نے کہا۔ لڑکی ایوب نے اٹھائی ہے، ہم لڑکی کے ساتھ ایوب کو بھی اٹھا کر یہاں لائیں گے۔ تم ابھی تک پولیس والوں کی طرح سوچتے ہو، تم کیوں یہ نہیں کہتے کہ ابھی ایوب کے گھر چلو؟ کیا ایوب تمہیں گھر مل جائے گا؟ میں نے کہا۔ وہ تھانے دار رہ چکا ہے، وہ لڑکی کو اپنے گھر نہیں لے گیا ہوگا۔ مجھے اب بھی یہ شک ہے کہ یہ واردات ایوب نے نہیں کی۔ ذرا مجھے کچھ سوچنے دو۔ عذرا میرے لیے غیر نہیں، میری خالہ کی بیٹی ہے، میرا خون ہے۔ اپنے خون کی بے عزتی کا انتقام لینا میرا فرض ہے۔